Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is chemical equilibrium. Chemical equilibrium के नाम से एक चैप्टर फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री में मौजूद है, जबकि ये 10th क्लास केमिस्ट्री में भी मौजूद है। तो हम इसको डिटेल वाइज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, केसी, ले चार्टियर प्रिंसिपल, बफर सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। कि केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? ऐसी स्टेट, ऐसी हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिस पर रिएक्शन रुक जाए, स्टॉप हो जाए, सीज हो जाए, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, वो खड़ी रहती है कि इसकी बजाय कि वो गिर जाए, क्योंकि उस पर सारी फोर्सेस बैलेंस हैं। आगे हमारे पास है व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो और ऑपोजिट डायरेक्शन उसके उलट सिमत में हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हम देखेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसपे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टेट्स हैं, जो फेज हैं, वो सेम हो। यानी कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड में हो। इस तरह हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो डिफरेंट हो। यानी कि रिएक्टेंट अगर सॉलिड में है तो प्रोडक्ट गैस में हो। इस तरह की फेज को हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल होमोजीनियस की है, जिसपे तीनों यानी कि रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी गैस 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 में, यानी कि सेम फेज है। जबकि हेटेरो में देख सकते हैं, एक सॉलिड में है, दूसरा सॉलिड में है, जबकि तीसरा चेंज होकर गैस में है। तो अगर चेंज हो जाए फेज तो उसको हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या पहली डेफिनेशन आ जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। इसको हम बंद बर्तन में हासिल करते हैं, क्लोज फ्लास्क में। बोथ डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं, और ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना सकें, उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। ये कंप्लीट नहीं होते, इनको डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट किया है आयोडीन के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है। आयोडीन का कलर पर्पल है, एमसीक्यूज है ये, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कलरलेस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट ना बना सकें, उसको हम इरिवर्सिबल का नाम देते हैं। ये कंप्लीट हो जाते हैं और इनको सिंगल हेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका केसी है जो नो यूनिट, इसमें नो यूनिट तब होंगे जब केसी के पास नंबर ऑफ मोल जो हैं प्रोडक्ट के, वो बराबर हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के। तो इसमें क्या होगा कि केसी का यूनिट नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट करे हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए, तो इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो 2 मोल हैं, राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो 2 मोल हैं। तो रिएक्शन बैलेंस है, दोनों तरफ 2-2 हैं, तो कैंसिल आउट होकर केसी का नो यूनिट आ जाएगा। यानी कि केसी के पास कोई भी यूनिट नहीं होगा इस कंडीशन पे। उसके बाद है हाउ टू फाइंड यूनिट ऑफ केसी। पहला फॉर्मूला केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा, उसमें प्रोडक्ट ऊपर लिख देंगे, आप रिएक्शन रिएक्टेंट नीचे लिख देंगे। मोल डी माइनस 3 पुट करेंगे तो आपके पास यूनिट आ जाएगा। दूसरा फार्मूला के सी इज इक्वल टू मोल डी माइनस 3 डेल्टा एन। इसमें डेल्टा एन जो है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास यूनिट। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन इसमें सेम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, और ये रिएक्शन रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं के पी और के सी के दरमियान। उसके बाद है इसकी डायरेक्शंस, कि हम डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। जब क्यू सी कम होगा के सी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जब क्यू सी बड़ा होगा के सी से तो रिएक्शन रिवर्स आएगा। अगर क्यू सी और के सी बराबर हो जाते हैं तो हम उसको इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर के सी की वैल्यू ज़्यादा है, लार्ज है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट उसके स्टेबल होते हैं, जबकि रिएक्टेंट अनस्टेबल होते हैं। स्मॉल वैल्यू है के सी की तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्टेंट स्टेबल है जबकि प्रोडक्ट बने नहीं है, अगर बने हैं तो अनस्टेबल है। अगर मॉडरेट वैल्यू ऑफ के सी है, के यानी कि ना ज़्यादा बड़ी है के सी, ना ज़्यादा के सी कम है, तो रिएक्शन को हम कहेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, या डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। और के सी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास है ले चार्टियर प्रिंसिपल।
ये डेफिनेशन हम इसकी ऐसे कर सकते हैं कि सिस्टम इस तरह एक्ट करेगा कि वो खुद को खाली कर दे, नलीफाई कर दे, एम्प्टी कर दे। जब हम उस पर कोई फोर्स, कोई स्ट्रेस लगाएं तो उसको हम ले चार्ट लेकर नाम देते हैं। इस पर इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन है कि रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ मोल्स की जो कंसनट्रेशन है प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की वो कम है। अगर रिएक्टेंट कम है तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, अगर प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर में भी इसी तरह कि जहाँ मोल्स कम होंगे तो रिएक्शन भी इसी तरफ जाएगा, प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट कम है तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। अगर वॉल्यूम जो है वो न्यूमरेटर है बटे में ऊपर है तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर वो डिनोमिनेटर है बटे में नीचे है तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग, और रिएक्शन जो है वो रिवर्स आउट जाएगा, रिवर्स जाएगा। यानी कि आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। इसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर रिएक्शन को हमने बैकवर्ड लाना है, रिवर्स लाना है, तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके उलट, ऑपोजिट। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। इसमें टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। वाइस वर्सा इसके उलट, अगर हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है कॉमन आयन इफेक्ट। हम एक ऐसा आयन ऐड करें जिससे दूसरी आयन कंपाउंड की जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाए, उसको हम कॉमन आयन का नाम देते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं कि सोल्यूबिलिटी और आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर देता है, आयोनाइजेशन को कम कर देता है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन को ये बढ़ा देता है, क्रिस्टल बनाने में हेल्प करता है। इस एग्जाम्पल में है NaCl और KCl। जो इसमें KCl है वो कॉमन आयन है, जबकि NaCl एक कॉमन रिएक्शन हो रहा है, उसको KCl सप्रेस कर रहा है, कम कर रहा है। वट इज़ बफर सोल्यूशन? ऐसा सोल्यूशन जो अपने अंदर पीएच में रजिस्ट करे, पीएच को चेंज ना होने दे जब उसमें एसिड और बेस ऐड करें। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आइंस का लें, जैसे NaCl है उसमें Na और Cl माइनस का प्रोडक्ट ले लें, उसको हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट। इसमें pH इज इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। इसमें pH और साल्ट का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर साल्ट ज़्यादा होगा तो pH भी ज़्यादा होगी, साल्ट कम होगा तो pH भी कम होगी। नेक्स्ट फार्मूला pOH इज इक्वल टू pKb प्लस log साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह साल्ट अगर ज़्यादा है तो pOH भी ज़्यादा होगी, साल्ट अगर कम है तो pOH भी कम होगी। आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इसके रिलेटेड या केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो मैं फ़ौरन आपको आंसर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।